जिनका ओवर कॉन्फिडेंस था उनकी भी अकल ठिकाने आ गई और जो बदलाव चाहते थे उनके भी आ गए। कोहली और धोनी ऐसी जगह पे पैदा होते हैं, उनको खेलने का ग्राउंड नहीं, वहाँ उनको ग्राउंड बने। मैं उसको एक्सीडेंट नहीं मानता, मैं तो उसको मर्डर मानता हूँ। बीजेपी में भी कतार लगी हुई है। वसुंधरा राजे के बारे में कई अफवाहें हैं कि साइडलाइन किया जा रहा है और देखा भी गया। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने सुन रखा है और ये मानते भी हैं कि तलवार का जो जख्म है वो मिट जाता है, मगर शब्द का जख्म मिटता नहीं है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का जो मौसम है शुरू हो चुका है और हाल ही में 25 नवंबर को है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है वो फिर से सरकार रिपीट का दावा कर रही है। जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा सीट एक हॉट सीट है, सभी की नज़र इस पर टिकी हुई है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र निर्णायक स्थिति में है। रवि नैयर जी, बीजेपी ने इस बार आप पर दाव खेला है, नया दाव है, तो क्या लग रहा है आपको? किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं आदर्श नगर में? देखिए, दाव तो नया हो सकता है, मगर जो सामाजिक कार्यकर्ता लगभग 35 ईयर से है, 35 साल से है। जयपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान है, लोग मेरे कामों को जानते हैं। जब भी कभी कोई आपदा मुसीबत जयपुर के अंदर कोई हुआ तो रवि नैयर सबसे आगे हुआ, तो इसलिए मेरा कोई चेहरा नया नहीं है और मैं जनता के बीच बड़ी खुशी से जा रहा हूँ और जनता का अथाह प्यार से मेरे को मिल रहा है। 2008 से आदर्श नगर विधानसभा जब से अस्तित्व में आई है तभी से अशोक परनामी ने 2008 और 2013 के चुनाव में जीत हासिल करी। रफीक खान के आते ही 2018 में चुनाव के जो परिणाम है वो बदल गए। इसका मतलब बात तो है, तो इसका चुनावी क्या टक्कर क्या बराबर की है रवि नैयर और रफीक खान में? देखिए, लोग कई बारी गलती कर बैठते हैं, कहते हैं कि थोड़ा बदलाव करके देखें होता क्या है। दूसरा, कार्यकर्ताओं की थोड़ी सुस्ती, ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो जीते जीते हैं, हमने काम बहुत ज़्यादा किए, लोग हमको वोट देंगे। वो ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ लोगों का ये कि बदलाव करके देखें, लोगों को पछताना पड़ रहा है। जिनका ओवर कॉन्फिडेंस था उनकी भी अकल ठिकाने आ गई और जो बदलाव चाहते थे उनकी भी आ गई। अब तो एक ही तरह का है कि इस 5 साल के अंदर तुष्टीकरण, सिर्फ तुष्टीकरण और घोटाले, घपलेबाजी और क्राइम इतना बढ़ गया प्रदेश के अंदर कि लोग त्राहिम त्राहिम कर उठे। गर्दनें कटी, बड़े बड़े मंदिरों के गेट तोड़े गए, पत्थरबाजी हुई। कभी जयपुर में सुना नहीं था कि पत्थरबाजी हो। सब चीज़ों से लोग तंग आ गए। अब तो एक एक दिन सोच रहे हैं कि कब जिस सरकार जाए और हम इससे छुट्टी पाए। रवि नैयर जी, आदर्श नगर विधानसभा के मुद्दे यही हैं, साफ सड़क, साफ जल। इस बार के क्या नए मुद्दे हैं और रवि नैयर के क्या कॉन्फिडेंस कितना है और क्या नए मुद्दे रहेंगे, क्या मैनिफेस्टो है आपका? देखिए, सड़क साफ ये तो छोटे मोटे काम होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं, पार्षद ही कर देते हैं। पार्टी के पार्षद हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं ये बहुत दिल लगा के काम करते हैं। एमएलए तो तब काम में आता है जब कोई बड़ी मुसीबत हो। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी कच्ची बस्ती अगर है तो आदर्श नगर विधानसभा के अंदर है और वो 70 साल से वो लग रह रहे हैं। तीसरी पीढ़ी वहाँ पे है। आप जाके वहाँ देखिए कि 2.5-3 फुट की गली हैं, कभी उन्होंने सूरज की रोशनी देखी। उस कच्ची बस्ती का पुनर्वास, जहाँ झुग्गी वही मकान, लोगों को वहीं स्थान दिया जाए, इसके लिए, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी है, राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, विधायक आदर्श नगर का बनेगा, तो डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो वो केंद्र सरकार का सहयोग लेके कच्ची बस्ती का पुनर्वास, वहाँ 30-30 फुट की गलियाँ हों, वहाँ पार्कें हों, वहाँ स्कूल हों, बच्चे खेलें। अब हम जाके देखते हैं, वहाँ देखते हैं तो बच्चे मिट्टी में टीलों में। कोहली और धोनी ऐसी जगह पे पैदा होते हैं, उनको खेलने का ग्राउंड नहीं, वहाँ उनके ग्राउंड बने तो उनका भी जीवन उनको लगे। नहीं तो आज तक उन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। दूसरा, ये आप देख रहे हैं, अभी भी आप इस रोड से आए होंगे, जो आदर्श नगर की लाइफ लाइन है गोविंद मार्ग, 24 घंटे जाम। किसी ने SMS हॉस्पिटल जाना तो उसका जाम में फंस जाता था, आदमी के प्राण निकल जाते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो जाम में फंस जाती है। किसी ने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाना, उसकी बस छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है। 24 घंटे जाम और पर मंथ 20 एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। मैं उसको एक्सीडेंट नहीं मानता, मैं तो उसको मर्डर मानता हूँ। कि 65 का ये नेशनल हाईवे था जब जयपुर परकोटे के अंदर था। आज भी किसी सरकार ने नहीं सोचा यहाँ पे एलिवेटेड रोड या इसका हाईवे का, नेशनल हाईवे का दूसरा को मार्ग चुनना, ये मैंने सोचा है। और तीसरा, आगरा रोड बहुत बड़ा एरिया है, हज़ारों मकान वहाँ बन गए और वहाँ पर आज लोगों को पट्टे नहीं मिले क्योंकि इकोलॉजिकल जोन है। इस इकोलॉजिकल जोन का लैंड यूज चेंज करना, ये भी सेंटर और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ 3 मुख्य काम है, ये 3 काम करवाऊंगा 5 साल के अंदर। जयपुर में स्थित है आदर्श नगर। जितना शहरी क्षेत्र उतना रूरल एरिया भी आता है। रूरल एरिया में जब हम जाते हैं तो
लोगों की समस्याएं बहुत हैं। कहते हैं कि रफ़ीक खान ने हमारी सुनी नहीं है। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार कोई नया चेहरा आए, नया एमएलए बने। उम्मीद है जनता की, क्या उम्मीद पर कायम कर पाएंगे आप? देखिए, रफ़ीक खान ने एक विशेष वर्ग के अंदर जो जिन लोगों को उसने इंपोर्ट किया था उत्तर प्रदेश से, जो वहाँ क्राइम करते थे, भाग रहे थे योगी शासन में, उनको उसने शरण दी। यहाँ पे उनका पुनर्वास कैसे, उनको मकान कैसे, उनके वोटें कैसे बनी, उनको राशन कैसे दिए, 2-4 हज़ार 5,000 वोट उसने बढ़ाई। उसको लगता था कि पिछली बार मैं 13,000 से जीता था, इस बार 5,000 वोट और बढ़ गया, मेरे कितने कम हो जाएंगे, फिर मैं जीत जाऊँगा। मगर उसको ये पता नहीं था कि जनता जागरूक हो चुकी, जनता उसके इस तुष्टीकरण वाले फार्मूले को जान चुकी थी कि ये क्या है। कुछ चंद लोगों के घर में जाके चाय पियाना, उसको वही लोग समझवा दिखाते हैं, ओहो रफ़ीक साहब, आज वो लोग उसको नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ गए। चुनौती तो है, क्योंकि जब 2018 के चुनाव के परिणाम आए तो आदर्श नगर विधानसभा में जीत को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत बताई थी अपनी। क्या लगता है, क्योंकि जो मुस्लिम क्षेत्र बाहुल्य निर्णायक स्थिति में है, एक तरफा वोट हो सकते हैं उनके, तो रवि नैयर किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनौती को? देखिए, मैं इसको चुनौती नहीं मानता। मैं जयपुर का वो प्राणी हूँ जिसने हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के लिए काम किया। मेरे यहाँ अगर राशन बढ़ते हैं विधवाओं को तो उसमें मुस्लिम महल्ले में लेके जाते हैं। मेरे अगर सर्व समाज की बच्चियों की शादी होती है, वहाँ मुस्लिम बेटियों की शादी भी होती है। अगर किसी को ब्लड चाहिए रात को, आधी रात को भी SMS के अंदर को चाहिए, आप जाके बस्तियों में पता करिए, मुस्लिम बस्तियों में। मैंने कभी भेदभाव, मैं तो कहता हूँ कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। मैं तो सबको एक आंख से देखता, मैं होता कौन हूँ जात पात देख के ना, मैं कभी भेदभाव नहीं करता। ये सिर्फ वहम है और चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि सब समाज के लोग मेरे को वोट देंगे। तो राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री फेस पर आनाकानी हो रही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री का फेस, आपको क्या लगता है? बीजेपी में भी कतार लगी हुई है, वसुंधरा राजे के बारे में कई अफवाहें हैं कि साइडलाइन किया जा रहा है और देखा भी गया। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? किसी को साइडलाइन नहीं कोई करते। वसुंधरा राजे जी हमारी सम्मानीय नेता हैं, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, मुख्यमंत्री का चुनाव वो करता है। सभी जो भाजपा के नेता हैं इस समय जी जान से चुनाव में जुटे हुए हैं। उसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप जताना चाहिए नहीं है कि वहाँ से आएगा हाईकमांड और उसको अनाउंस कर देगा। पार्लियामेंट बोर्ड के सब लोग बैठते हैं, वो निर्णय करते हैं। बीजेपी ने इस बार पूरा हिंदू कार्ड खेल दिया, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। इसका किस प्रकार से मुस्लिम वोटर्स पर इफेक्ट होगा, किस प्रकार से प्रभाव होगा? इस बार मुस्लिम वोटर बीजेपी को पड़ेगा। दरअसल क्या था कि कांग्रेस ने 60 साल तक मुस्लिम को इतना डराया कि बीजेपी आपको खा जाएगी। और हर क्षेत्र के अंदर जब वोटिंग होती थी तो बीजेपी को वोटिंग बहुत कम होती थी मुस्लिम क्षेत्र में। अब कोई ऐसा कद्दावर नेता खड़ा हो जो वहाँ अपने समाज का वोट ले सके। मेन काम है कि सरकार बनानी है। अगर हमने सिर्फ यही सोच के कि मुस्लिम समाज को वोट देनी है और सीट देनी है और दे दो, हारे जा जीते, ऐसे नहीं है। हमारे लिए तो ये है कि हमने 200 को 200 सीट जीतनी है। और जब सरकार बनती है तो हर वर्ग को साथ लेके जाते हैं। कभी वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता, मुस्लिम समाज को भी मिलते हैं। और आप देखिए ना, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा है और बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को प्रतिनिधि दिए जो मुस्लिम समाज में काम करते हैं। MLA नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर अगर किसी बोर्ड का चेयरमैन मुस्लिम समाज का है, मदरसा बोर्ड या और भी बोर्ड है, तो वहाँ मुस्लिम ही होते हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। रवि नैयर जी, दूसरी तरफ अशोक गहलोत और पायलट कहते हैं कि अब मोहब्बत बढ़ गई है, एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जब राजस्थान के दौरे पर आते हैं वो भी कहते हैं कि एकजुट हैं हम। बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है, सरकार रिपीट का दावा करते हैं। जो राजस्थान में रिवाज रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या ये रिवाज बरकरार रहेगी या फिर रिपीट का जो दावा कर रहे हैं अपने गारंटियों के बलबूते अशोक गहलोत, किस प्रकार से बीजेपी इस चुनौती का सामना करेगी? मैम, हमने सुन रखा है और ये मानते भी हैं कि तलवार का जो जख्म है वो मिट जाता है, मगर शब्द का जख्म मिटता नहीं है। एक नौजवान को ये कह दे मुख्यमंत्री कि ये नकम्मा है, निकारा है और पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोले और वो घूंट सब्र का घूंट पी जाए। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का सपना दिखाया हो कि आप मुख्यमंत्री हो, युवा हो, और उसने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, चप्पे-चप्पा छान लिया कि मुख्यमंत्री बनेगा और जी जान से समाज ने भी उसको वोट दिया, प्रदेश के नौजवानों ने भी उसको वोट दिया। उसके बाद नौजवान भी और वो व्यक्ति भी अपने आप को ठगा-ठगा महसूस करने लग गया। अब वो बातें नहीं चलेगी, मीठी-मीठी बातें कि नहीं हमारी कोई बात नहीं, हमारे नहीं, लोग सब समझते हैं। और अब उनकी दाल गलने वाली नहीं। रही बात विकास की, तो विकास तो मैंने आपको बताया, यहाँ गर्दनें कटी हैं, 8,000 मर्डर हुए हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं।
जयपुर में, राजस्थान में दंगे हुए हैं, ऐसे पहले कभी होता नहीं था बीजेपी सरकार में। अब बीजेपी की सरकार आएगी, लोगों को पूर्ण सुरक्षा दिलाएगी और विकास विकास और विकास। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो होगा। और डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो राजस्थान में इंडस्ट्री लगेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो बहुत सारे काम होंगे। रवि नैयर जी, जिस प्रकार से कांग्रेस है आदर्श नगर में अल्पसंख्यक उम्मीदवार के नाम पर ही दांव खेलती है और जो बीजेपी है सिंधी या फिर हिंदू नाम पर ही अपना है जो दांव खेलती है, तो इस जो शिक्षा का जो देखा जाता है कि पड़ाव है जो बहुत कम है मुस्लिम क्षेत्रों में, तो आपके पास मौका है कि आदर्श नगर में बाहुल्य मुस्लिम है, तो इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे आप? शिक्षा स्थिति है, रहन सहन का आप बता रहे थे, इसको किस प्रकार से नया मोड़ देंगे? देखिए, देश को अगर मजबूत करना है, वास्तविक स्थिति ये है कि 70 साल के कांग्रेस के शासन में मुस्लिम समाज को सिर्फ हवा दिखाया गया, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया, उनको शिक्षा से वंचित रखना गया। उसके मुस्लिम समाज के साथ जो जोड़ दिया गया कि ये पेंचरी लगाएगा, ये मिस्त्री ही बनेगा, वो नहीं। मुस्लिम समाज की बच्चियों को शिक्षा अच्छी मिले, वो एक नए पीढ़ी का निर्माण हो, वो लोग अच्छे एजुकेटेड हो, अच्छी पोस्टों पर जाए। मेन काम है कि शिक्षा के अंदर कितना बड़ा योगदान मेरा होगा, शिक्षा के उत्थान के लिए कितना बड़ा योगदान होगा, वही समाज का उत्थान होगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए तो आप हर माँ उनको राशन दे दो, उनको पेंशन लगा दो, तो आप तो नकम्मा और नकारा कर दिया आपने उनको एजुकेशन दो, एजुकेशन उनको फ्री मिले। सरकारी स्कूल आपके इतने अच्छे हों कि वो प्राइवेट का सोचे नहीं और बच्चे उनके पढ़ जाए। जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो देश अपने, हर व्यक्ति 130 करोड़ भारतवासी जब पढ़ा लिखा होगा तो देश वर्ल्ड की सुपर पावर बनेगा। 130 करोड़ देशवासी, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हमारा अनुपात है उस जनसंख्या में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, क्योंकि मोदी जी के साथ राजस्थान की सरकार, वो दिन गए कि 5 साल वो 5 साल ये तो ये भी कहते थे, मगर वो 5 साल गए। अब बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार ऐसे काम करेगी कि ये भूल जाएंगे कांग्रेस कभी वापस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ रवि नैयर जी, जो आदर्श नगर विधानसभा में बीजेपी से उम्मीदवार हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और मुस्लिम क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है, उनका भी है जो दावा कर रहे हैं कि उसमें नया विकास होगा, नई उम्मीदें जगेंगी। देखना बाकी होगा कि 3 दिसंबर को क्या चुनावी परिणाम रहेंगे और आदर्श नगर विधानसभा में किसका परचम लहरेगा। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।